नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशिया न्यूज में। 4 जून 2026 सुबह शेयर बाजार खुलता है। एक कंपनी का शेयर धड़ाम हो जाता है। 5% एक ही झटके में नीचे चले जाते हैं और लोअर सर्किट लग जाता है। यानी कि कोई खरीदने वाला नहीं, बस बेचने वाले हैं, भाग रहे हैं और जो भाग नहीं पाए वो फंसे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शेयर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सोने की। कागज पर लिखे सोने की, 15 लाख करोड़ रुपए के उस सोने की जो कि कभी शायद था ही नहीं। और इस कहानी का असर आप तक पहुंचता है आपकी LIC पॉलिसी के जरिए, आपके उस पैसे के जरिए जो आपने अपनी जिंदगी बीमा करवाने के लिए दिया था। मैं सिद्धांत त्रिपाठी और एक हिस्सा बाजार का, और आज का किस्सा है राजेश एक्सपोर्ट्स का। पहले आपको वो आदमी मिलवाते हैं जिसके नाम पर यह कंपनी है। नाम राजेश जे मेहता, उम्र 60 साल, शहर बेंगलोर, पेशा दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी का मालिक, कम से कम कागज पर। कॉलेज छोड़ा, डर नहीं हिम्मत थी। चांदी का कारोबार शुरू किया, फिर सोने की तरफ आए। साल 1989 में एक कंपनी खड़ी की, नाम रखा राजेश एक्सपोर्ट्स। 90 के दशक में बेंगलुरु अभी IT का हब भी नहीं बना था, लेकिन राजेश मेहता अपना रास्ता बना रहे थे। ज्वेलरी बनाओ, एक्सपोर्ट करो, कमाओ और फिर बड़े होते जाओ। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी, नाम हुआ, शेयर बाजार में लिस्ट हुई और फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। साल था 2015 और राजेश मेहता ने एक दांव खेला। एक दांव जो उन्हें या तो इतिहास में दर्ज करता या कटघरे में खड़ा कर देता। उन्होंने खरीद ली स्विट्जरलैंड की कंपनी वॉलकॉम्बी, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से। हर साल सैकड़ों टन सोना इसके कारखाने से गुजरता है। दुनिया के सेंट्रल बैंक इससे खरीदते हैं। बड़े बड़े बुलियन डीलर्स इसके ग्राहक है। यह वही कंपनी है जो आपने फिल्मों में देखे सोने की शुद्ध ईंटें बनाती है, जिन पर ठप्पा लगा होता है, जो तिजोरियों में रखी जाती हैं। वॉलकॉम्बी नाम ही काफी था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और राजेश मेहता ने इसे खरीद लिया और इसकी कीमत दी $400 मिलियन, यानी कि इस वक्त करीब 500 करोड़ रुपए। इसे खरीद के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स ने खुद को घोषित किया दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नंबर ही इस पूरी कहानी की जान है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू 2,58,000 करोड़। 15 लाख करोड़। यह संख्या इतनी बड़ी है कि दिमाग उसे पकड़ नहीं पाता। तो एक पैमाना समझिए, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा था। उस पूरे मिशन की लागत थी करीब 615 करोड़ रुपए। 15 लाख करोड़ में ऐसे 2,500 चंद्रयान मिशन भेजे जा सकते हैं। अब सवाल, जो कंपनी इतना बड़ा कारोबार करती है, उसकी आज शेयर बाजार में कुल कीमत कितनी है? 3,000 करोड़, सिर्फ 3,000 करोड़। और यही बेमेल इस पूरी कहानी की चाबी है। और इस बेमेल को समझने के लिए आपको समझनी होगी गोल्ड रिफाइनरी की असलियत। वॉलकॉम्बी एक रिफाइनरी है। इसका काम है सोने को शुद्ध करना। खदानों से कच्चा सोना आता है, यह उसे रिफाइन करके बाजार में बेचती है। अब सोचिए, या मान लीजिए एक ग्राहक 100 रुपए का कच्चा सोना लाया, रिफाइनरी ने उसे शुद्ध किया और 101 रुपए में बेचा, तो रिफाइनरी की कुल बिक्री हुई 101 रुपए। लेकिन उसकी असली कमाई सिर्फ 1 रुपया, बाकी 100 रुपया तो सोने की लागत थी। एक और आसान उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक टोल प्लाजा है, दिन भर उससे करोड़ों रुपयों की गाड़ियां गुजरती हैं। हर गाड़ी लाखों की है, लेकिन टोल वाला क्या कमाता है? सिर्फ टोल। हर गाड़ी की पूरी कीमत उसकी कमाई नहीं होती। अब अगर वो टोल वाला बंदा अपनी कमाई बताने बैठे और हर गुजरती गाड़ी की पूरी कीमत अपने नाम लिख ले, तो कागज पर वो करोड़पति नहीं, अरबपति दिखेगा। जबकि जेब में क्या है? सिर्फ टोल। सेबी का इल्जाम ठीक यही है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने यही किया, गुजरते सोने की पूरी कीमत अपनी कमाई में लिख दी। कंपनी के अपने नंबर भी
यही चीख चीख कर कह रहे थे। आंकड़े साल 2020-21 रेवेन्यू 2.58 लाख करोड़, मुनाफा 845 रुपए करोड़। यानी कि हर 100 रुपए के कारोबार पर मुश्किल से 30 से 40 पैसे का फायदा। इतना पतला मार्जिन खुद बता रहा था कि असली कमाई छोटी है, लेकिन रेवेन्यू का आंकड़ा आसमान छू रहा था। यानी हर 100 रुपए के कारोबार पर मुश्किल से 30 से 40 पैसे का फायदा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर वालकाम्बी इतनी बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी, तो वो 2015 में सिर्फ $400 मिलियन में कैसे बिक गई? जवाब वही है, रेवेन्यू बड़ा होता है, असली कमाई छोटी। किसी भी कंपनी की कीमत उसकी रेवेन्यू से नहीं, उसकी असली कमाई से तय होती है। 2014 में वालकाम्बी का रेवेन्यू था अरबों डॉलर, लेकिन ऑपरेटिंग कमाई सिर्फ $33 मिलियन के आसपास। इसलिए इतनी बड़ी कंपनी इतने कम रुपयों में बिक गई। अभी ये मामला कैसे सामने निकल कर आया? सेबी का एक्शन, तारीख 3 जून 2026। क्या हुआ? सामने आया 109 पेज का दस्तावेज, जारी किया था सेबी ने। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियामक। और उन 109 पन्नों में जो लिखा था वो हिला देने वाला था। सेबी ने कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने 5 साल में यानी 2020-21 से 2024-25 तक अपना करीब 97 से 99% रेवेन्यू गलत तरीके से दिखाया है। तो रेवेन्यू था ही नहीं, या कम से कम उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ये आंकड़ा पहुंचता है 15,15,000 करोड़ रुपए तक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अगर सच साबित हो जाए तो ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा रेवेन्यू फ्रॉड होगा। अब सेबी ने किस आधार पर कहा, इसे समझते हैं। सेबी ने देखा कि राजेश एक्सपोर्ट्स के कुल रेवेन्यू का 97 से 99% हिस्सा दिखाया गया विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों से, यानी वालकाम्बी और उसके जैसी दूसरी कंपनियां जो राजेश एक्सपोर्ट्स के नीचे काम करती हैं। लेकिन जब सेबी ने वालकाम्बी के अपने ऑडिटेड खातों को खंगाला तो वहां के आंकड़े राजेश एक्सपोर्ट्स के दावे से आधे से भी कम थे। मतलब साफ है, जिस कंपनी को सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बताया गया उसकी खुद की रिपोर्ट में वो नंबर थे ही नहीं। और जब सेबी ने पूछा ये बाकी पैसा आया कहां से, तो जवाब कहीं से भी नहीं मिला। सेबी ने क्या मांगा? दस्तावेज नहीं मिले, ग्राहकों के नाम नहीं मिले, ईआरपी सिस्टम का एक्सेस नहीं मिला, विदेशी सब्सिडियरी की जानकारी, स्विट्जरलैंड के डाटा प्रोटेक्शन कानून का हवाला यानी नहीं मिला। स्विट्जरलैंड का डाटा प्रोटेक्शन कानून बड़ी सुविधाजनक ढाल है। जब पूछताछ हो तो स्विट्जरलैंड आड़े आ जाता है। और फिर एक और इल्जाम, शायद सबसे गंभीर, सेबी का कहना है कि कुछ मौकों पर कंपनी का पैसा कंपनी के अकाउंट से नहीं गया, बल्कि प्रमोटर राजेश मेहता के निजी बैंक अकाउंट से गया। और इसका कोई बोर्ड अप्रूवल नहीं मिला, कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण, माफ कीजिएगा, संतोषजनक नहीं मिला है। तो साफ तरीके से कहा जाए कि इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही है, जिसको लेकर सेबी चिंतित में है। अब यहाँ एक बात समझिए, किसी भी लिस्टेड कंपनी में जब पैसा आता जाता है तो उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजर होनी चाहिए। हर बड़ा लेन देन रिकॉर्ड पर होना चाहिए। शेयर होल्डर्स का पैसा है, उनके प्रति जवाबदेही है। लेकिन अगर कंपनी का पैसा प्रमोटर के निजी खाते से गुजरे और उसका कोई रिकॉर्ड ना हो तो एक बड़ा लाल झंडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब हो रहा था तो इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला। ये सवाल जरूरी है और जवाब भी दिलचस्प है। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक आम शेयर होल्डर की शिकायत से। मार्च 2024 किसी ने सेबी को एक चिट्ठी लिखी। शिकायत सरल थी, कंपनी की बैलेंस शीट में एक बड़ी रकम दिख रही थी जिसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो ग्राहक ने अभी तक नहीं दिया, यानी उधार दिया माल, पैसा आना बाकी है। ये बिजनेस में होता है, लेकिन वो रकम थी 2,914 करोड़ रुपए और ये रकम 2 साल कोई ग्राहक नहीं आया तो कोई पैसा भी नहीं आया। सोचिए जरा, आपने किसी को माल दिया, 2 साल बीत गए, पैसा नहीं आया, क्या आप चुप बैठेंगे? कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन केस करेगा,
दबाव डालेगा, वसूलेगा। लेकिन यहां थी बस चुप्पी, और इसी चुप्पी ने शक पैदा किया। अगर बिक्री असली थी तो पैसा क्यों नहीं आया, और अगर पैसा कभी आना ही नहीं था तो क्या वो बिक्री असली भी थी या सिर्फ कागज पर लिखी गई थी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इस एक शिकायत के बाद सेबी ने जांच बिठाई, एक फॉरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक परत खुलती गई। यही होता है जब हाउस ऑफ कार्ड्स गिरना शुरू होता है। एक पत्ता हिला और पूरा ताश का महल हिलने लगा। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक शब्द याद रखिए, रेवेन्यू इन्फ्लेशन। जब कोई कंपनी अपनी असली बिक्री से ज्यादा कमाई कागज पर दिखाती है, बिना माल भेजे बिल बना दो, बिना पैसे आए रेवेन्यू दिखा दो। क्यों करते हैं ऐसा? शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए, बैंक से बड़ा लोन लेने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। और जब कोई रोकने वाला ना हो तो ये खेल चलता रहता है। और अब मैं आपसे सीधी बात करता हूं कि शायद आपने राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम कभी नहीं सुना था, शायद आपने इसमें कभी एक रुपया भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये कहानी आपसे जुड़ी है। कैसे? LIC के जरिए। मार्च 2026 के शेयर होल्डिंग डेटा के मुताबिक LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राजेश एक्सपोर्ट्स की 10.8% हिस्सेदारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हिस्सेदारी सितंबर 2023 से जस की तस है। न एक शेयर बेचा, न कोई हलचल। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी करोड़ों भारतीयों की पॉलिसी संभालती है, जहां आप हर महीने प्रीमियम भरते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं। अब आप समझिए कि LIC का पैसा राजेश एक्सपोर्ट्स में है। अब इस मामले से LIC ने अपना पक्ष अभी नहीं रखा है, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है। एक सरकारी कंपनी जो लाखों लोगों की जमा पूंजी संभालती है, उसने इस कंपनी में इतना बड़ा निवेश किया, क्या बिना पूरी जांच परख के? ये सवाल इसलिए और अहम है क्योंकि LIC का ये निवेश कोई एक दिन में नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिस्सेदारी 15 से 20 सालों में धीरे धीरे जमा हुई है, यानी हर साल थोड़े थोड़े शेयर खरीदे जाते रहे। ओपन मार्केट से राजेश मेहता खुद कहते हैं, LIC ने कभी उनसे या उनकी कंपनी से सीधे शेयर नहीं खरीदे, यह सब खुले बाजार से हुआ। और लेकिन सवाल यह भी नहीं है। सवाल तो यह है कि ये कहां से खरीदा। सवाल यह है कि क्यों खरीदा और किन आंकड़ों के आधार पर LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स में शेयर खरीदे। और जब आंकड़े इस सवालों के घेरे में हो तो उस निवेश का क्या होगा? अगर सेबी के आरोप आगे की जांच में सच साबित होते हैं तो इस कंपनी की 3000 करोड़ की बची खुची बाजार कीमत भी और टूट सकती है। और इस टूट का असर घूमकर आपकी LIC पॉलिसी तक पहुंचेगा, उन लोगों तक जिन्होंने सोचा था मेरा पैसा सुरक्षित है। यह सेबी का अंतरिम आदेश है, यानी कि शुरुआती। अभी जांच पूरी नहीं हुई, कंपनी का पक्ष पूरी तरह नहीं सुना गया और राजेश मेहता ने खुलकर अपनी बात रखी है। मेहता का कहना है कि 15.15 लाख करोड़ के घोटाले की बात पूरी तरह गलत है। ये सिर्फ आंकड़ों को समझने की चूक है। वालकाम्बी जैसी गोल्ड रिफाइनरी में रेवेन्यू बड़ा होता है क्योंकि सोने की लागत ही बड़ी होती है। हर बार जब सोना खरीदा और बेचा जाता है तो पूरी रकम रेवेन्यू में दर्ज होती है। मेहता ये भी कहते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर्स को पूरा सहयोग दिया गया, 2.5 साल तक ऑडिट हुआ, प्रमोटर के खाते में जो पैसा गया वो पारदर्शी था और सेबी को स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। और LIC ने जो निवेश किया वो दशकों का है, किसी दबाव में नहीं। ये सब कंपनी का पक्ष है और हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का हक है। ये हमारे कानून का अधिकार है। लेकिन जब सेबी जैसा नियामक 109 पन्ने का आदेश लिखे तब शेयर लोअर सर्किट में जाए, आम आदमी या आम निवेशकों का पैसा दांव पर हो, तब सवाल उठना बेहद लाजमी है। और इस पूरे मामले में एक और सवाल है जो शायद सबसे बड़ा है कि अगर ये सब हो रहा था तो ऑडिटर्स क्या कर रहे थे? हर बड़ी लिस्टेड कंपनी के पास एक टीम होती है ऑडिटर्स की। उनका काम है खातों की जांच करना, सच बोलना, शेयर होल्डर्स की तरफ से पहरेदारी करना। इसलिए सेबी ने पूरा मामला NFRA को भेज दिया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यह वह संस्था है जो बड़ी कंपनियों के ऑडिटर्स पर नजर रखती है। अब यह देखा जाएगा कि कंपनी के ऑडिटर्स ने अपना काम ठीक से किया या नहीं। क्या उन्होंने आंखें बंद रखी या आंखें बंद करने पर मजबूर हुए? यही तो असली समस्या है।
जब किसी कंपनी की रखवाली करने वाले ही अगर सो जाएं, तो चोर कौन पकड़े। इस मामले से एक सबक बड़ा साफ निकलता है। चाहे आप छोटे निवेशक हो, चाहे सेबी जैसा बड़ा नियामक हो, चाहे LIC जैसी विशाल संस्था हो, नंबर बड़े होने से कंपनी बड़ी नहीं होती। नंबर के पीछे की असलियत देखनी होती है। एक कंपनी जो खुद को कहती थी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी, जिसे कागज पर 15 लाख करोड़ का कारोबार था, जिसकी असली बाजार कीमत 3000 करोड़ है, जो आज सवालों के कटघरे में है। फिलहाल सेबी की जांच अभी जारी है। कंपनी अपना पक्ष रखेगी, अदालत का फैसला आएगा। लेकिन एक सवाल जो हमेशा रहेगा, जब कागज पर सोना चमकता है और जेब में सिर्फ धूल हो, तो इस चमक को सच मानने वाले और इस चमक को दिखाने वाले दोनों के लिए ये किस्सा एक सबक है। सोने के बारे में एक पुरानी बात है जो आपको याद भी आ गई होगी। ये किस्सा सुनते सुनते हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सेबी की जांच के बाद ही पता चलेगा राजेश एक्सपोर्ट्स की कुल चमक में असली सोना कितना था और कागज की चमक कितनी थी। फिलहाल किस्सा बाजार के इस विशेषांक में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज।